नमस्कार दोस्तों, डायलॉग विद रुपेन सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे शो के मेहमान एक ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने यूनिक और खूबसूरत कंटेंट से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ख़ास बात ये है कि हिमाचल के एक ऐसे खूबसूरत इलाके से आती है जहाँ की आबादी सिर्फ 12 या 13 हज़ार है और यहाँ पर पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत स्पीति वैली की और आज मेरे साथ हैं स्पीति वैली की खूबसूरत इन्फ्लुएंसर मिस छेरिंग लेंजुम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा। बहुत खुशी और बहुत आभार महसूस कर रही हूँ फ़िलहाल तो। चलिए भी हम भी काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाहते थे। सो देखिए अभी तो यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आने की संभावना है, लेकिन अभी कल परसों से आपने देखा होगी मई का महीना चल पड़ा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पूरे हिमाचल भर में। हम लोग स्वेटर से टी शर्ट तक आ चुके हैं। जी। तो आपके स्पीति के क्या हाल हैं? जी, अगर मैं स्पीति के बारे में बात करूँ तो जैसे आपको पता है कि स्पीति बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हिमाचल की बाकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, अभी भी -8-9 तक टेम्परेचर है और अच्छा। अभी भी हमारे वहाँ पे हम जैकेट्स में हैं। हाँ, और हाँ। अभी 2 दिन पहले ही बहुत बर्फ़बारी हुई थी वहाँ पे काफ़ी और रोड भी ब्लॉक हो गए थे, तो हुँ। काफ़ी ठंड है वहाँ पे अभी भी। ओके, हमारे वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न अभी नहीं आया है, जबकि हिमाचल में आकर जा भी रहा बाकी है। जगह पे आ चुका हाँ है, जी, यस, यस। अभी तक नहीं आया है। ओके, तो मतलब वहाँ पे स्प्रिंग मतलब कब शुरू होता है एग्ज़ैक्टली आपका? यही जून में शुरू होता है, जून। जून में? हुँ। जब यहाँ पे भरी पूरी गर्मी चल रही होती है उस टाइम पे? हाँ, वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है और उसी टाइम फसल में थोड़े-थोड़े फूल आने शुरू होते हैं और उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा ग्रीनरी दिखता है, तब तक मतलब ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आपने अपनी स्पीति के हाल तो बता ही दिए। हाँ जी। अभी थोड़ा-सा आपकी फ़ैमिली के बारे में जानते हैं। आपके अलावा आपके घर पे और कौन-कौन है? हाँ जी, मेरे अलावा मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और हम 3 बहनें हैं। ओके। हाँ जी। आप सबसे बड़े हो या छोटे हो? मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे से 2 छोटी हैं। तो वो अभी स्टडी हो गई उनकी या हाँ, चल रही है, अभी चल कर रही है? रहे हैं। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? वैसे तो मैंने 12th जो है वो जेएनवी से किया है, लाइक बोर्डिंग स्कूल है। जी, जी, हाँ। यहीं बंदरौल से किया है मैंने, अच्छा, कुल्लू कुल्लू में। से ही किया है। हाँ जी, हाँ। वैसे आप ना देखने में तो बड़े शरीफ से लगते हो, आई हाँ मीन जी। तो जब आप छोटे बच्चे थे, तो कैसे थे? मतलब एकदम ऐसे शरीफ मासूम टाइप या ऐसे गुंडे टाइप थे? क्योंकि आप सबसे बड़े हो ना घर पे, हाँ जी। तो कैसे थे आप बचपन में? जैसे कि आपको पता ही है कि फैमिली में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है होता है उसके हुँ, घर वालों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, उसके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि तुम बड़े हो तो तुम्हें ऐसे रहना है। या फिर हाँ, हम हाँ। कुछ खेल रहे हो, टॉयज़ होंगे तो भी बोलते हैं कि छोटे वाले को दे दो, वो छोटी है। तो हमेशा से ही वैसा वाला माहौल रहा है। अच्छा आपको तो वैसे ट्रीट किया है, आप बड़े हो तो आप थोड़ा शांत रहो। हाँ, तो बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शैतान या ऐसे नहीं थी, मतलब बहुत आज्ञाकारी, जैसे घर वालों की बात मानना, जो कहते थे वैसे कर लेना। तो अच्छा, ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट था। और फिर जब मैं बोर्डिंग्स में गई, फिर मेरे को थोड़ा अपने आप को जानने का, अपने अंदर के लंदुम को बाहर निकालने का थोड़ा हाँ। मौका मिला। फिर वहाँ से एक चुलबुलापन होता है ना, जो बचपना साइड होता है, वो बाहर आया। फिर ऐसे धीरे-धीरे चीज़ें बदलती गई और समझ में आने लगा कि कैसा होता है, क्या होता है, ऐसे हुँ, करके। हाँ, मतलब बहुत गुंडी टाइप की नहीं थी, थोड़ी चुलबुली थी। चुलबुले थे। चुलबुली थी। तो बोर्डिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। वहाँ से मुझे अपने मतलब कि हर चीज़ खुद से करने की जो आदत होती है ना, पहले जैसे छोटे होते थे तो नहाना भी ढंग से खुद से नहीं आता था, क्योंकि घर में मम्मी होती थी वो नहला देते थे, हाँ, हाँ, मासियाँ हाँ। होती थी वो नहला देते थे। तो जैसे ही स्कूल पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि खुद से चीज़ें कैसे करते हैं, खुद के कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब कुछ। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पर ओके, मुझे ज़्यादा सीखने को मिला और जैसे अलग-अलग बच्चे होते थे, उनकी अलग-अलग जी। पर्सनैलिटी होती है, उनके अपनी-अपनी थॉट्स होते हैं। हाँ तो वहाँ जी। से एक्सपोज़र भी मिला लाइफ़ में। तो हुँ, ओवरऑल मेरा जो लाइफ़स्टाइल था, जो भी जानने को मिला इन 5-6 सालों में, बहुत बढ़िया था, बहुत सीखने को मिला, अलग-अलग तरीके के लोगों से मिलाव हुआ, हुँ, बहुत हुँ, अच्छा हुँ। एक्सपीरियंस था। क्योंकि पहले आप स्पीति में रहे, फिर आप कुल्लू आए, जी। तो आफ्टर दैट आप यहाँ से बाहर भी गए? हाँ जी, हाँ कुल्लू जी। से बाहर भी गए? हाँ जी। कहाँ तक? कुल्लू से बाद में चंडीगढ़ गई थी। चंडीगढ़ में आपने फर्दर स्टडी करी थी। हाँ जी। आप बहुत दूर एक इलाका है स्पीति, जिसके बारे में एक टाइम पे शायद ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। ख़ैर अभी तो टूरिज़्म करके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है स्पीति वैली। लेकिन अब वहाँ पे रह के आपने कंटेंट क्रिएशन में करियर बनाना, ये कैसे सोचा?
पहले तो जैसे मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, और स्पीति हुँ। में जैसे नेटवर्क अभी आए 4 साल ही हुए, उससे पहले उससे पहले नेटवर्क का भी बहुत नेटवर्क इश्यू भी था वहाँ नहीं पे। था। मतलब यूट्यूब करके किसी को मालूम भी नहीं होता था उस समय पे। तो मैं खुद +1 तक मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब करके कोई प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पर आप गाने सुन सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। जब मैं बंदरौल आई, फिर वहाँ पे मुझे जानने को मिला, जैसे हमारे कंप्यूटर क्लास लगता था, बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं थे, तो हाँ। होता है ना यूट्यूब खोल के गाने सुनेंगे कि ये मेरा फेवरेट सिंगर है। तो हाँ, मुझे हाँ। बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या चीज़ है, मतलब किसी कंप्यूटर पे हम कुछ देख सकते हैं, जो हमें पसंद है वो देख सकते हैं। तो वहाँ से मुझे जानने को मिला, मुझे बहुत हैरानी हुई कि हम इतने पीछे पिछड़ गए थे थी। और अच्छा। यहाँ आने के बाद ये चीज़ें मुझे पता लगी, और उसके बाद जब मैंने +2 क्लियर किया, लॉकडाउन लगा, उसके बाद जाके हमारे वहाँ पे नेटवर्क आना शुरू हुआ ऐसे करके। और जो ये कंटेंट क्रिएशन में जो जो भी मतलब फ्यूचर बनाने का, हाँ, ये हाँ। ऐसे कोई सोच कर नहीं किया था, कोई प्री प्लान नहीं था। मैंने ऐसे फन में शुरू किया, और उसके बाद मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला कि मुझे हुँ, क्या पसंद है। मैंने अपने ओके। आप को नेचर के साथ जोड़ा, फिर मुझे लगा कि जो मुझे पसंद है वो मैंने अपने आप में खोज लिया, और उसके बाद मैंने ये हुँ। कंटेंट क्रिएशन ये सब शुरू किया ऐसे करके। मतलब किसी और को देखकर ऐसा नहीं था। नहीं, नहीं, देख कर नहीं, ये खुद से ही हो गया। तो आपने कब किया आपने चलाना? आपने कहा 4-5 साल पहले नेटवर्क आया है वहाँ पे। तो नेटवर्क आने के बाद आपने ये चीज़ शुरू की? हाँ जी, उसके बाद लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन में आपको पता है कि हम लोग घर में बिल्कुल कैद हो गए थे। हाँ, तो उन हाँ। दौरान हल्की-फुल्की नेटवर्क आती थी मेरे गाँव में, और स्पीति में बाकी जगहों पे नेटवर्क नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, मेरा जो गाँव है वो काज़ा से काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ से ओके। सिग्नल आ जाता था थोड़ा-थोड़ा अच्छा, कट-कट के। ओके। तो वहाँ से मैंने यूट्यूब पे ऐसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे व्लॉगिंग के बारे में पता लगा। तो ओके, मैंने सोचा कि ये बहुत बढ़िया है, जैसे कि मुझे अकेले में बात करना बहुत पसंद था पहले-पहले। ओके। तो मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेले में बात करती हूँ, तो क्यों ना मैं कैमरा रख दूँ अपने पास, कोई हुँ, ज़्यादा हुँ, इशू हुँ। तो नहीं हो जाएगा। ओके, तो फिर ऐसे करके फ़न में शुरू किया था मैंने, और अच्छा। फिर बाद में मुझे लगा कि यही करना चाहिए मुझे, क्योंकि इससे खुशी मिलती थी मुझे। लेकिन घरवालों का क्या क्या रिएक्शन रहा होगा? अ, क्योंकि उनके लिए तो ये नई चीज़ थी ना, हाँ। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऐसा बोलते घरवाले तो। हाँ, पहले घर वालों को नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में, हुँ, और हुँ। जैसे घर में काम चल रहा होगा, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो पापा हमेशा मुझे डाँटते थे, मम्मी भी, कि ये क्या कैमरा लेके बैठी रहती है, काम कर, मतलब ऐसे फालतूगिरी मत किया करो, ऐसे हुँ, हुँ। बोलते थे। फिर धीरे-धीरे उनको समझ आया कि मैं कोई ऐसे मतलब कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, इसमें मतलब ये भी एक तरह का जॉब है, एक तरह का काम है। उन्हें हुँ, समझाने में हुँ। समय लगा, लेकिन कभी उनको समझ ही नहीं आया। वो सोचते थे कि मैं ऐसे फ़न में बना रही हूँ। आज भी इवन उनको नहीं पता है कि ये एक जॉब है या फिर करियर है, हुँ, हुँ, हुँ। या मैं इसे आगे परस्यू करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ फ़न में क्रिएट कर रही हूँ और ऐसे ही डाल रही हूँ, और एक लाइक एंटरटेनमेंट का सोर्स, ऐसे ही इतना तक ही फ़ील उनके होता है, लिए और इतना जस्ट ही एक पता है। एंटरटेनमेंट है। हाँ जी, बट आप इसको एज़ अ करियर सोच रहे हैं। सोच रही अभी हूँ। सोच के अभी आपने डिसाइड कर ही लिया है, हाँ, राइट? तो डिसाइड अभी आप कर बहुत लिया। आगे बढ़ चुके हो उस चीज़ में। हुँ, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी जो वीडियोज़ है वो कमाल की हैं। जिस जी। तरह से आप अपनी स्पीति वैली को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आ रही है। जो आपकी ऑडियंस है, हाँ जी, वो उसी वजह से आपको देखना पसंद करती है कि आप ऐसी जगह बैठे हैं, जहाँ पे वो लोग शायद आसानी से पहुँच नहीं सकते। जी, और बिल्कुल। फिर आप अपने वीडियोज़ के ज़रिए उनको अच्छी-अच्छी लोकेशन दिखा रहे हो, अपने वहाँ का रहन-सहन दिखा रहे हो। हुँ, सो ये कमाल की बात है। हाँ जी, आप अपने स्पीति को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और अब धीरे-धीरे वहाँ पे टूरिस्ट भी आने लगे हैं। आई थिंक वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए होता है ना, आपका जो गर्मी का टाइम रहता है, हाँ जी, 3-4 बिल्कुल, महीने का टाइम रहता बिल्कुल। है जिस टाइम पे बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। हाँ जी, तो क्या है कि लोग तो स्पीति आते हैं, 2-3 दिन बढ़िया घूमेंगे-फिरेंगे, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे और फिर चले जाएँगे। हाँ जी, लेकिन जो रियल में जो लोग वहाँ पे हमेशा से रहते आ रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे रहते हैं ना, उन लोगों का लाइफ़स्टाइल कैसा है, उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो शायद हम लोग यहाँ बैठ के उतना नहीं समझ सकते। जी, बिल्कुल। पर आप वो चीज़ें अच्छे से जानते हैं। हाँ तो जी। मुझे आपसे जानना है कि आपकी जो लाइफ़ वहाँ पे है, जो आपका लाइफ़स्टाइल है, वो कैसा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में अक्सर जो पहाड़ जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, वहाँ की जो लाइफ़स्टाइल है, वहाँ का जो लाइफ़ है, वो उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। तो स्पीति भी देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इतना इमेजिन नहीं कर सकता है कि अगर एक्चुअल लाइफ़ हम वहाँ जीने जाएँ, तो कैसा हो सकता है। हर कोई वहाँ पर ज़िंदगी नहीं जी सकता है, हुँ, बिल्कुल। क्योंकि जनवरी में अगर आप देखोगे तो -30 तक टेम्परेचर जाता है, कभी-कभी 32 तक चला जाता है। हुँ, हुँ। ऐसे में पानी वगैरह जम जाता है, कभी-कभी तो बर्फ़ उठाते-उठाते सुबह से शाम हो जाती है। मतलब इतनी पूरा ज़्यादा दिन बर्फ़, उठा रहे हाँ, होते पूरे हैं? दिन सिर्फ़ हम लंच खाएँगे, ब्रेकफ़ास्ट
खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर पूरे दिन बर्फ़ उठाते रहते हैं। तो एक्चुअल देखोगे तो इतना मुश्किल है। पानी के लिए भी जैसे हम काफ़ी दूर-दूर केन ढो के 20 लीटर, मतलब भर के लाते हो 40 पानी। लीटर, 15 लीटर, हाँ। मतलब वो 2-3 दिन घूमना अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा आप वहाँ उससे पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। इवन गर्मियों में भी हम स्वेटर में रहते हैं। सुबह शाम मौसम कब ख़राब हो जाए कोई भरोसा नहीं, जैकेट कैरी करना पड़ता है। जैसे ही हुँ, मौसम ख़राब हो जाएगा, जून तक बर्फ़ की संभावनाएँ रहती है। हवा चल रही है तो आप ऐसे शर्ट में नहीं बैठ सकते, वो जो हवा है वो बहुत तीखा होता है, वो सीधे जला शरीर को, जला देते स्किन हाँ, को। और वो आपके दिमाग में अटैक करता है और आपको ज़ुकाम दिला देगा, या हुँ, तो आप हुँ, बीमार हो हुँ। जाओगे, अंदरूनी गर्मी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो स्वेटर कैरी करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है वहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ़। जी, जी। अच्छा, आपने कहा जैसे सर्दियों में पानी जम जाता है, हाँ जी। तो फिर उस टाइम पे आप पानी को कैसे स्टोर कैसे करते हैं? हमारे गांव में एक बावड़ी है, इकलौता बावड़ी, अच्छा। जो पानी अंदर चश्मे का पानी होता है, स्प्रिंग वाटर हाँ, वो हाँ, हाँ। बोलते हैं, उसकी जो जमने की संभावनाएं होती है वो कम कम होती है। होती है। उसके अच्छा, ऊपरी लेयर बेशक जम जाएगी, लेकिन अंदर से पानी का फ्लो कंटिन्यू रहता ही रहता है। ओके। तो वो एक लौता सोर्स है हमारे सर्दियों में। गर्मियों हाँ। में तो ऑप्शन है, कभी कभी घर के पीछे भी आ जाता है 10-8 घरों के बीच में पानी। हुँ, पर सर्दियों में हम ऐसे ही करते हैं, जाते हैं, फिर बड़े बड़े वो बर्तन कंटेनर लेके वगैरह जाएँगे, रखेंगे, हाँ। उसमें पानी स्टोर करके रखेंगे। तो जैसे कि सर्दियों में तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आप कह रहे हो ऑल टाइम बर्फ़ आप फेंकते रहते हो। तो आई थिंक सर्दियों में सब्ज़ी जो आप उगाएँगे वो भी तो नहीं होंगी उस टाइम पे। बिल्कुल भी तो नहीं। आप खाने-पीने को लेकर के कैसे मैनेज करते हो सर्दियों में? खाने पीने का अगर देखा जाए, स्पीति में क्या है कि हम लोग अक्टूबर की जो मंथ होती है उसमें हुँ, पूरे एक साल का जो खाना पीना होता है, राशन होता है, वो स्टोर करते हैं अगले अक्टूबर के लिए। मतलब ओके, पूरा एक साल का खाना हमारे जैसे नीचे के कमरों में 2-3 कमरे आपको स्टोर मिलेंगे, ओके। जिसमें क्या होगा कि बड़े बड़े कंटेनर में अम, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चावल, ये सब कुछ हम स्टोर स्टोर करके करके रखते हैं। रखते हैं। तो वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है, ठंडा वाला है, हाँ, तो वहाँ पे हर सब्जी उगती भी नहीं है गर्मियों में भी। हम हाँ, पूरी तरह से शॉप्स पे डिपेंडेंट हैं, जो लोग ओके। सब्जियाँ बेचते हैं उन पे। हुँ, हुँ, तो सर्दियों में जैसे सब्जी आ भी जाएगी तो वो बिल्कुल जम जाता है और उसमें स्वाद नहीं होता है, वो सब्जी ओके। खाने लायक नहीं होती है। तो कभी-कभी जैसे बर्फ़ पड़ गई तो बिल्कुल 1-1 महीने तक पैक हो जाता है, लाइट नहीं होती है। हमारे वहाँ पे स्पीति में जो विंटर में ख़ास करके लोग नॉन-वेज पे बहुत नॉन-वेज, डिपेंड हैं। हाँ जी। ओके। क्या होता है ना कि हर माँ-बाप आज की डेट में अपने बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें बाहर भेजता है। हुँ। तो आपने कहा आप भी चंडीगढ़ तक गए हो। अभी क्या होता है कि जिस एज में हम लोग बाहर निकलते हैं ना, आफ्टर 10th और 12th, तो हम लोग जाते हैं नई जगह पे। अब चंडीगढ़ गए मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा शहर है वो। हुँ। तो वहाँ जाके क्या मैं देखता हूँ हमारे हिमाचल के लड़के-लड़कियाँ कुछ अलग ही नई चीज़ देख लेते हैं। हाँ और जी। हम लोग ना इतने चेंज हो जाते हैं कि अपने यहाँ की सब कुछ चीज़ें हम भूल ही जाते हैं, ठीक है? हुँ। फिर हम घर आएँगे तो हम पहले क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं कि अरे यहाँ पे क्या रखा है? वहाँ देखो बाहर चंडीगढ़ में कितना अच्छी चीज़ें हैं, नई-नई चीज़ें हैं, दिल्ली में कैसी चीज़ें हैं। तो आप भी निकले थे, हाँ खासकर जी। स्पीति वैली से, ठीक हाँ है? जी। तो जब आप वापस आए थे, तो आपने कुछ ऐसी हरकतें की थी क्या? क्योंकि मैक्सिमम लोग करते जी, हैं। हाँ, बिल्कुल। उस टाइम मैं छोटी भी थी, उतनी समझ भी नहीं थी। हाँ, तो हाँ। जैसे मैं स्पीति में रहती थी और बाहर का जैसे एक्सपोज़र मिला, मैंने देखा कि एक फ़ोन घुमाते ही खाना आ रहा है, कैब आ रहा है आपको लेने के लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कपड़े घर तक आ रहे हैं। तो मैं इतना ज़्यादा फ़ैसिनेट हो गई ना उस लाइफ़ से, मुझे लगा कि अब मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है, जो मेरी एक्चुअल ज़िंदगी है। तो करीबन-करीबन 2 साल से ऊपर तक मैं घर ही नहीं गई। घर ही चंडीगढ़ से? हाँ, मैं घर ही नहीं गई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने नहीं जाना है, क्योंकि ओह! एक होता है ना बच्चे का माइंडसेट कैसा होता है कि उसको सारी फैसिलिटी मिलती है तो वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो अपनी एक्चुअल ज़िंदगी को भूल जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो हुँ। ऐसे ही कुछ हरकतें मैंने भी की थी और मैं घर ही नहीं गई थी। मेरी मम्मी ने ये तक बोला था मुझे कि तू अपने घर का रास्ता भूल गई है क्या? घर नहीं आना, तो ऐसे। फिर उसके बाद जब मैं वापस घर गई, अचानक से वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई। उस टाइम पे मैं ऐसे ही सोचती रहती थी कि काश यहाँ पर भी ये होता, काश यहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटी होती। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं अपने घर वालों के साथ काम पे जाने लगी। खेती में मेरा जो लगाव जुड़ाव है वो बढ़ने लग गया। उससे फिर मुझे नेचर की तरफ आकर्षण जो है, मेरा झुकाव ज़्यादा होने लग गया। तो फिर वहाँ से मुझे स्पीति का एक्चुअल वैल्यू पता लगा। तब तक मैं स्पीति को कुछ नहीं समझती थी। नहीं, पहले आप घर पे काम नहीं करते थे? नहीं, जब मैं वापस आई उसके बाद खेत पे काम करना शुरू किया। उससे अच्छा, पहले क्योंकि पहले अच्छा आप बोर्डिंग में भी चले गए बहुत जल्दी, तो हाँ। शायद अच्छा, और ओके, मम्मी-पापा कराते भी नहीं थे। इतना हैवी काम नहीं कराते थे, बट स्टिल होता है ना कि आप देख रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो। हाँ, क्योंकि काम वो कैसे सीखने होता का है। दौर होता है, आपका माइंड सेट जो है वो बदल जाता है चीज़ों को देख के। हुँ, तो मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत हार्ड लाइफ़ है, मम्मी-पापा बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं हुँ, और फिर जो भी पैसा घर में आ रहा है वो बहुत ही मेहनत से आ रहा है। तो वहाँ से खेती की तरफ जुड़ाव के बाद मुझे नेचर से प्यार होने लग गया। वहाँ से मुझे असली अहमियत समझ आई कि जो
हलचल भरी ज़िंदगी है शहरों में, है ना। दिन रात ट्रैफिक लगा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा, टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो मुझे समझ में आने लग गया कि एक्चुअल ज़िंदगी वो नहीं है जिसे मैं समझ रही थी। ज़िंदगी तो ये है। सुकून मिलने लग गया था, मुझे प्यार होने लग गया था अपने आसपास के नेचर से, अपनी स्पीति से। वहाँ से मुझे स्पीति की अहमियत शुरू हुई, अहमियत का पता लगा, और फिर मैं धीरे धीरे वहाँ स्पीति से प्यार करने लगी। उससे पहले मुझे ऐसा कोई लगाव या फिर होता है ना कि मुझे घर जाना है, वो वाला साइड कभी नहीं था। ओके, मतलब एक अच्छा बदलाव आया आप में, है हाँ ना? जी। आप मुझे ये बताइए, हर किसी की लाइफ में ना बड़े फ़नी किस्से होते हैं, बड़े फ़नी मोमेंट्स होते हैं, चाहे बचपन में हो, चाहे बड़े होके हो। तो ऐसे किस्से जो अब तक आपने ना शेयर नहीं किए हैं, कोई एक ऐसा किस्सा आप मुझे बताओ, जो आप मेरी ऑडियंस को बताना चाहते हैं? तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैंने कभी किसी को सुनाया नहीं है, ओके, स्पेशली किसी को भी, किसी के साथ भी नहीं फर्स्ट इतना। टाइम शेयर कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, फिर ठीक है। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे नानी के घर छोड़ा हुआ था बचपन से ही। ओके, तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरी जो मम्मी के भाई बहन थे वो काफ़ी छोटे थे उनसे एज में ना। अच्छा, तो जब मैं छोटी जैसी, वो लोग +1 +2 में पढ़ते थे, तो इतना एज गैप नहीं था, नहीं तो था। ऐसे ही साथ में खेलना मिलना ऐसे रहता था। तो मेरी नानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी पढ़ाई को लेके कि घर आते ही सीधा होमवर्क लिखो, है ना, ऐसा वाला लाइफ स्टाइल है। 4 बजे उठ के पढ़ाई करो सुबह सवेरे सवेरे। अच्छा। तो मेरी नानी क्या करते थे, हमें पढ़ने के लिए बिठा देते थे। तो नानी का जैसे घर बहुत छोटा जैसा था, तो एक छोटा सा कमरा था, हुँ, तो उसमें यहाँ पर टीवी होता था, और नानी में और मेरे मामा को आगे बिठा के पढ़ने के लिए रख देते थे, टीवी की तरफ पीठ करके, और खुद टीवी देखते रहते थे। अच्छा, तो वाह! क्या होता था, मेरे मामा बहुत चालाक थे। ओके, वो एक मिरर का टुकड़ा लेके ना आ जाते थे, और उसके बाद अपने गाइड के अंदर रखेंगे, और वो सीरियल देखते रहेंगे। और वाह! जैसे ही और जैसे ही टेलर होगा ना, तो वो टेलर टेलर देखने के लिए मुझे देते थे। फिर मैं वो शीशा लेके ऐसे टीवी के रिफ्लेक्शन से टेलर टेलर देखती थी। अच्छा। और हाँ, ऐसे करते थे। और हम पिटाई भी बहुत होती थी उस दौरान, तो बच्चों की खुद ही आपको पता ही है बचपना कैसा होता है। अच्छा, तो मेरे मामा जो थे वो मैथ प्रैक्टिस नहीं करते थे, पढ़ते थे। मैथ को पढ़ते थे। हाँ, मतलब वो पढ़ाई से भाग रहे थे, और मेरी नानी अनपढ़ थी ना, उनको ज़्यादा मालूम नहीं था। हाँ। तो वो बोलते थे कि तुम्हारा आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है? तो वो बोलते थे कि आज मैथ का एग्ज़ाम है। तो वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, पढ़ते थे मैथ वो। और अच्छा। उनसे इंस्पायर होके मैं भी ऐसे हरकतें करती थी। तो आप भी पढ़ते थे। हाँ, ऐसे ही करते थे। आपका स्कूल कितना दूर था आपके घर से? मेरे एक्चुअल जो घर है वहाँ पे एक छोटा-सा स्कूल है, जिसमें उतना कुछ ख़ास पढ़ाई होती नहीं है। अच्छा, तो मुझे 11 किलोमीटर दूर मेरे नानी का घर है, वहाँ पे छोड़ा था मेरी मम्मी ने पढ़ाई अच्छा के लिए। आपके नानी के घर पे गाँव में था स्कूल? हाँ जी। ओके, गाँव भी बोल सकते हैं, एक तरह का टाउन बोलते हैं हम लोग। जैसे कि आप या कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये जो डालपुर वाले एरिया है, टाउन है ना, हाँ, कुल्लू वैसे ही टाउन। पूरे स्पीति में काज़ा जो है ना, काज़ा, अच्छा हाँ, 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 वैसे ओके। काज़ा में था। तो आप काज़ा में पढ़े हैं। जी, जी। वहाँ पे कॉलेज नहीं है ना अभी? नहीं, कॉलेज नहीं है। कॉलेज तो दूर-दूर की बात है, 10th के बाद वहाँ पढ़ाई ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में 8th के बाद आपको बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। हुँ, हुँ, सरकारी स्कूल में 12th तक है, काज़ा में ही है, ओके। लेकिन कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, मतलब पढ़ाई को लेकर के हुँ, उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं है। सीरियस इश्यू हो गया ये तो। मैं तो आपसे कुछ फ़नी क्वेश्चंस पूछ रहा था। नहीं, पर ये भी ज़रूरी है। हुँ। चलिए अभी जैसे जो काम आप कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जो भी आपकी समस्याएँ होंगी ना आपके स्पीति वैली में, वो सारी आप ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करें, हमारी सरकार तक पहुँचाएँ। तो शायद जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनको कम करने में आपका बहुत ज़्यादा सहयोग हो सकता है, जी, बिल्कुल। राइट? जी। तो जब से आप ये सोशल मीडिया में आए हो, मतलब आपने जो एक कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया है, अ, आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक क्या मिला है? देखिए, बहुत सारे लोग मेरे जो वॉइस ओवर का काम होता है उसको पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनना है, तो अच्छा। वॉइस ओवर करो। जैसे मैं म्यूज़िक वाली चीज़ें डालती हूँ तो लोग उतना पसंद नहीं करते। जब मैं वॉइस म्यूज़िक वाली वाली चीज़ें, मतलब जैसे एडिटिंग में जो अ, कोई गाना वो चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड पे चल रहा होगा, तो मैं उस पे नेचर के रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। ओके, तो लोग ओके। कहते हैं कि अपने वॉइस में डालो, गाने से ज़्यादा वॉइस अच्छा पसंद वॉइस है। ओवर देना, हाँ, ओके। तो पहले मैं अपने वॉइस को अहमियत नहीं देती। अभी भी मुझे बार-बार सुनना पसंद नहीं है, अपना आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं बार-बार नहीं सुन सकती हूँ। हुँ, वो ल होता है ना, अंदर से खुद को अजीब-सा महसूस होता है। पर लोग कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, हमें सुनना ओके। पसंद है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
इसने मुझे आगे भी बढ़ाया। फिर मुझे मेरे अंदर एक हिम्मत भी आई कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ तो बात होगी, तभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने वो जो एक्सेप्टेंस होता है ना मेरे अंदर, अदरवाइज इनसिक्योरिटी बहुत थी अपने अपने आप को लेके, अपने हम्म। चीज़ों को लेके, अपीयरेंस को लेके। वो चीज़ें बहुत बदली है। लोगों ने उस चीज़ को सराहना देना शुरू किया, कॉम्प्लीमेंट देते थे, लोग बहुत हम्म। आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। अगर मैं कंटिन्यू 1 हफ्ते तक वॉइस ओवर वाली चीज़ें नहीं डालूँगी तो सीधे ईमेल डाल देते थे कि अच्छा। हाँ, तुमने वॉइस ओवर वाला काम खत्म कर दिया है क्या? वो करो, हमें पसंद है तुम्हारी आवाज़ हम्म। सुनना, ऐसे करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेल्स भी आते हैं आपके सब्सक्राइबर्स के, आपके फैंस के, तो आपको आइडिया है, आप देखते होंगे कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपके चाहे फॉलोअर्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, वो कहाँ-कहाँ से है? सिर्फ़ हिमाचल तक सीमित है या उसके बाहर के ज़्यादा हैं? देखिए, हिमाचल से ज़्यादा बाहर के ऑडियंस है बाहर के मेरे हैं। पास। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, श्रीनगर, ये टॉप 4 प्लेसेस हैं जहाँ से मेरी ऑडियंस मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। अ, ओके। हाँ जी, और कंट्री वाइज़ इंडिया और नेपाल से भी काफ़ी है। हाँ, नेपाल की भी ऑडियंस शो होते हैं मुझे कि नेपाली ऑडियंस है मेरे पास। हुँ, जब हम छोटे होते हैं, जी। 10-11 साल के, जब हमें थोड़ी-थोड़ी सी हम दुनिया को देखते हैं, फिर हम सोचने लगते हैं कि यार मुझे ना बड़े होके ऐसे बनना है। मतलब मैं भी कभी सोचता था कि मुझे कुछ हुँ, ये करना है लाइफ़ में, ऐसे बनना है। तो आपने भी सोचा होगा? जी, बिल्कुल। क्या सोचते थे आप 10-12 साल की एज में कि मुझे क्या बनना है लाइफ़ में? जी, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे आर्मी ऑफिसर्स की तरफ काफ़ी लगाव था। ऐसे होता है ना, अच्छा। कोई यूनिफ़ॉर्म में जा रहे तो एकदम हाँ, से वो हाँ। देशभक्ति जाग आता जाग था जाती अंदर थी। से। हाँ, हाँ, हाँ। और 6 के बाद जैसे मैं म्यूज़िक ग्रुप में थी तो जैसे होता है ना 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। तो अच्छा। वो जो भक्ति प्रेम, मतलब देशभक्ति प्रेम होता है ना, वो हुँ। बचपन से ही है माया, पता नहीं क्यों ऐसा ओके, है। तो मेरे को आर्मी में जॉइन करने का बहुत बहुत शौक था बचपन में। पर ओके। जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़ी हुई तो मेरा हाइट इतना बड़ा नहीं है। तो मुझे लगने लग हुँ। गया कि हाइट एक बहुत बड़ा वो हो सकता है इसमें, कि हाइट चाहिए होती है, कि इतना हाइट होना चाहिए आपको इस हाँ, फील्ड में हाँ, जाना हाँ। है, पुलिस में ओके। जाना है, आर्मी में जाना है। तो हुँ। धीरे-धीरे मैंने समझ लिया कि नहीं, यहाँ नहीं हो मैं सकता। नहीं जा पाऊँगी। और मेरी फिज़िकल हेल्थ भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक अच्छा। दौड़ने में हो गया, या फिर मुझे थोड़ा गट हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो फिज़िकल हेल्थ भी चाहिए उस फील्ड में। तो फिर अच्छा। मैंने छोड़ दिया ऐसे ओके। करके। लेकिन अभी आप कुछ और ही लाइन में आ गए ना? हाँ मतलब जी। लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं होता, हम जी, कहाँ से बिल्कुल। कहाँ जा सकते हैं। हाँ, आज से कुछ साल पहले तो मैंने ये चीज़ें सोची भी नहीं होगी, पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हुँ, है हुँ, करके। हुँ। बट मुझे हमेशा से कैमरे से फ़ोटो क्लिक करना, ये चीज़ें बहुत पसंद थी बचपन से ही। ओके। जैसे कोई फ़ॉरेनर्स वग़ैरह हमारे गाँव में, ट्रैवलर्स वग़ैरह आते थे, वो हाँ, हाँ। महीने-महीने रुकते थे। हुँ, तो हुँ। हमेशा इतना अंदर से वो होता है ना कि जानने की इच्छा, कि ये करते क्या है, ये है क्या हुँ। ऐसे? तो उनकी तरफ झुकाव हमेशा से ही था, ऐसा नहीं है। ओके। फिर धीरे-धीरे मुझे पता लगने लग गया ऐसा होता है करके, फिर मैं हुँ। इस फ़ील्ड में आ गई। जब आपने बातें शुरू की थी मुझसे, तो आप काफ़ी, मुझे लग रहा था आप बड़ा सोच समझ के बोलना चाह रहे थे। अभी धीरे-धीरे आप थोड़ा-सा बड़े फ्लो में बोलने लगे हो। हाँ जी। तो वैसे पर्सनली आप क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप वीडियोज़ डालते रहते हैं ना, बहुत खुल के बातें भी करते हैं। पर्सनली आप कैसे हो? मतलब एकदम इंट्रोवर्ट टाइप हो या फिर एकदम खुले खुले इंसान? एक्चुअली वो डिपेंड करता है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट हूँ। जैसे अगर सामने वाला एक्सट्रोवर्ट होगा इंट्रोवर्टेड तो एक्सट्रोवर्ट हो आप। हाँ, सामने वाला एक्सट्रोवर्ट होगा तो मैं भी एक्सट्रोवर्ट बिहेव करूँगी, मैं किसी ओके। से बात कर लेती हूँ। अगर हुँ। सामने वाला नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करती हूँ। अच्छा, वैसा है। हाँ, और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको किसी की प्रेज़ेंस से पता लग जाता है कि वो कैसा इंसान है, तो मैं हुँ, वैसे ही हुँ। डल जाती हूँ। तो ओके। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बात ही नहीं करूँगी या फिर बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाऊँगी, बिल्कुल बीच का जो होता है वैसे भी। फ्लेक्सिबल टाइप मतलब कि। हाँ, तो आपने मुझे पहले एक फ़नी सा मोमेंट बताया था, है ना? तो ऐसी लाइफ़ में ना कुछ बड़े गंदे एक्सपीरियंस भी होते हैं हमारी लाइफ़ हुँ। में। वो बड़े होके भी हो सकते हैं, छोटे में भी हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ कभी लाइफ़ में जो आप ना कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है मुझे तो याद ही नहीं रखनी थी, इतना कुछ खराब हुआ आपके साथ? कुछ ऐसा हुआ है कभी? हाँ, हुए हैं। जैसे टीनेज का जो ये एज है, इसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है इस टाइम हमारी जो मेंटालिटी है वो इतना ग्रोन अप नहीं हुई होती हुँ, है। हुँ, तो बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं, क्योंकि गलतियों से ही इंसान एट लास्ट सीखता है ना। और हुँ। मुझे लगता है कि ये एज जो है 20s का और 18 के बाद, ये गलतियाँ करके सीखने की एज है।
तो इस एज में मैंने भी गलतियाँ की, ऐसा नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं किया है। तो जो 2023 का साल था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा साल था, मुझे कभी ऐसा लगता है। ओके। उसी साल मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, मैं बीमार होना शुरू हुई, मेरी जो हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो दोनों ख़राब होने लगे, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे मेरे लाइफ में जहाँ से मैं अपने आप को निकाल नहीं पाई। और थैंकफुली मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने समझने की कोशिश की, जहाँ पे कोई मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी चीज़ों को वो समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में पेरेंट्स जो है वो दिखाते नहीं हैं खुद से कि हम तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, हम कर सकते हैं। वो धीरे धीरे पता लगता है चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, ना ही पेरेंट्स होते, ना ही बच्चे होते हैं। तो थैंकफुली मम्मी पापा की वजह से सब सही हो गया। बट 2023 का ईयर ऐसा है कि जिसको मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में याद नहीं करना चाहती। मतलब कुछ ऐसा हुआ जो आप शेयर भी नहीं कर सकते? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, फाइन। तो अभी थोड़ा-सा आप सीरियस हो गए थे, थोड़ा-सा लाइट मूड करता हूँ आप पे, ठीक है? जी। मान लीजिए आपको एक लॉटरी लग जाती है 1 करोड़ रुपए की, जी। तो आप उस 1 करोड़ रुपए से क्या-क्या करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं उस 1 करोड़ रुपए से अपने सपने को जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी दुनिया देखें, घूमें, उन्हें भी पता लगे कि स्पीति के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में देखने को। ओके। और जो चीज़ वो समझते हैं ना कि घूमना, कि हाँ, मार्केट गए, 2-3 कपड़े खरीदा, वही उनके लिए घूमना होता है। तो हुँ, मैं उनको एक्चुअल लाइफ़ देना चाहती हूँ, एक्चुअल मीनिंग बताना चाहती हूँ, घूमना क्या होता है, एक्सप्लोर करना क्या होता है, लोगों से जुड़ना क्या होता है। हुँ, सेकेंडली, मैं जो हमारे स्पीति के कुत्ते हैं, उनके लिए खाना डोनेट करना चाहती हूँ। खाना, क्योंकि हमारे स्पीति में विंटर में बिल्कुल उनके लिए खाने का सोर्स ख़त्म हो जाता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो मर जाते हैं, और इवन जो अच्छा। पहले से होते हैं वो भी मर जाते हैं, सूख के मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता है। फिर वैसे कुत्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी हुँ, भी टेम्परेचर में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, जो हमारे हुँ, इंडीज़ होता है। हुँ, मेरे जो खुद का डॉग है वो बाहर ही रहता है, वो -32 में भी उसे कुछ नहीं होती, क्योंकि उसको एक प्रॉपर खाना मिल रहा है। तो बाकी हुँ, कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो उनकी डेथ हो जाती है सर्दियों में। तो मैं चाहती हूँ ओके। कि कुछ ऐसा बने स्पीति में, जो कि अब तक नहीं बना है, और कुत्तों को खाना प्रोवाइड हो, ताकि कुत्ते भी फ्रेंडली हो जाए इंसानों के साथ, और वो हमें काटे ना, हमें हमें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ओके। हमारे स्पीति में कुछ ऑप्शन नहीं है ना कुत्तों के पास। अगर हम उनके नज़रिए से देखें, तब वो हुँ, कभी कभी हम पे अटैक करते हैं, हमारे जानवरों पे अटैक करते हैं। खाना हुँ, मिलने लग जाएगा तो वो ऐसा बिहेव करेंगे नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ओके, ये 2 चीज़ें मैं करूँ अपनी लाइफ ओके। में। जी। चलिए आप आपकी लॉटरी लगे ना लगे, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप इतना आगे जाएँगे कि 1 करोड़ क्या कई करोड़ आप कमा लोगे और फिर जो-जो भी आप करना चाहते हो अपने स्पीति के लिए, वो सब आप कर लेंगे। उसके लिए आपको बेस्ट विशेज़ और आप मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप सब कुछ करने वाले हो, जो-जो आप करना चाहते हो लाइफ़ में। जी। वैसे कहीं न कहीं हो सकता है मेरे पहले क्वेश्चन से कनेक्टेड भी हो सकता है। सवाल ये है कि आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा चैलेंज अब तक क्या रहा है, जो आपने फेस किया है और उसको आपने चैलेंज को पास भी कर लिया हो? यही कि मैं मेंटली बाहर उभर के आई, लाइक मुझे डिप्रेशन हो गया था। 2 साल तक मतलब मैं डिप्रेस थी, और काफ़ी होता है ना कि उस साल में मैं काफ़ी कुछ कर भी नहीं पाई। शायद अगर मैं डिप्रेशन में नहीं होती तो लाइफ में हुँ, थोड़ा और आगे चली गई होती, क्योंकि ओके। दिमाग में अगर कुछ चल रहा होगा तो आप अपने जो फील्ड में हो, जो करना चाहते हो, वो नहीं कर पाते हो, क्योंकि ओके। डिस्टर्बेंस होती है, आप मेंटली अवेलेबल नहीं होते हो चीज़ों के लिए। और होता है ना कि आप ज़बरदस्ती वाली चीज़ें करते हो, खुद से वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है। तो मैं मेंटली निकल के बाहर आई, डिप्रेशन को ओवरकम किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का, कि हाँ, मैंने इतना किया। तो आज आज के डेट में मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने वो ऐसे गलत स्टेप्स तो नहीं लिए अपने लाइफ में, एटलीस्ट मैं उभर के आई। तो काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और हाँ जी। देखिए आप इतने फ़ेमस हैं, इतने सारे फैन्स हैं आपके, तो स्पीति वैली में आपके फैन्स भी आते होंगे घूमने के लिए, वो जी। आपसे मिलने की कोशिश भी करते होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई फ़ैन आपके पास आए हों और आपने उनके साथ बहुत सारा टाइम बिताया हो? मान लीजिए पूरा दिन आप उन्हीं के साथ रहे या जी। पूरी रात उन्हीं के साथ घूमते-फिरते रहे, जी। ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते थे कि मैं एक होम स्टे खोलूँ अपने घर में, ताकि वो स्पीति आए तो वो सिर्फ़ मेरे घर में रुके। तो अच्छा, उनके कहने पे फिर मैं और मेरे पापा ने होम स्टे के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं, वो बनाए, फिर अच्छा। खोला। उसके बाद लोग आने लग गए धीरे-धीरे।
तो मेरे जो बेस्ट एक्सपीरियंस था ना वो राजस्थान से मेरे 4 सब्सक्राइबर आए थे, 4 नहीं 3 आए थे। ओके। उनमें से एक अर्चित था जो मेरा काफ़ी पहले से मुझे फॉलो वगैरह करता होगा तो बहुत जानते थे। तो उन तीनों के साथ मैंने पूरा दिन स्पेंड किया, हमने रात को स्टार गेजिंग की, घूमने गए, अच्छे-अच्छे मतलब प्लेसेस पे गए, बहुत मोमेंट्स वगैरह स्पेंड मतलब हुँ, क्रिएट हुँ। करा। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा मतलब काफ़ी लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको बहुत बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं। हुँ, हुँ, कभी-कभी हुँ। कुछ थोड़े अलग जैसे भी आ जाते हैं। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे, जितने भी लोग आए उनके साथ मैंने बहुत अच्छे-अच्छे टाइम स्पेंड करे हैं, घूमने भी गई हूँ, बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप आपके सब्सक्राइबर्स की वजह से आपने होम स्टे भी खोल दिया। जी। एक और बिज़नेस भी शुरू हो गया जी, आपका। और भगवान की दया से वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है। मेरे ओके। सब्सक्राइबर्स आते हैं, हुँ, तो मुझे हुँ, बहुत हुँ। अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों की वजह से एक और सोर्स हो गया है घर में, जिससे छोटे-मोटे खर्चे निकल जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह हो गया, जी, जी, जी। जो भी होता है वैसे। मतलब आपकी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि उन्होंने आपको आइडिया भी दिया है ना कि हम वहाँ पे आएँगे, आप होम स्टे खोल लीजिए। बहुत से लोग हमारे बारे में गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं। जैसे हम नहीं होते हैं, पर उन्हें लगता है हम वैसे हैं। हुँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? ख़ासकर फ़ेमस होने के बाद ज़्यादा होता है ऐसा। जी, थैंकफुली सोशल मीडिया पे जैसे मेरे यूट्यूब की ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे भी हाँ। मेरा कंटेंट थोड़ा रॉ है, तो लोग हुँ, मुझे इतना हेट या फिर ट्रोल नहीं करते, अभी तक कभी किसी ने नहीं किया नहीं है। किया। ओके। एक आधे वीडियो में जैसे मेरे जो काफ़ी जिन चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी हाईलाइट करा था, तो उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ से हो? क्योंकि लोगों को लगता है कि छोटे-छोटे आँखें होंगी, तो तुम बाहर से ही होंगे, वैसा टाइप का जो मेंटालिटी है, वो लोगों का बना होता है। तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में कभी-कभी आ जाता है कि टिबेटन रिफ्यूजी ऐसा करके बोल देते हैं लोग ओह! मुझे। अच्छा। हाँ, यही चीज़ें हुई है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, दिल्ली से मेरे एक सब्सक्राइबर आए थे, काफ़ी ओल्ड एज के थे वो। तो ओके। क्या हुआ कि उन दिनों थोड़ा मैं मेंटली भी उतना सही फ़ील नहीं कर रही थी, और होता है ना हुँ। जैसे लड़कियों के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक मंथली, है ना? हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। उस टाइम ऑफ पीरियड से गुज़र रही थी, तो उन दौरान मेरे सब्सक्राइबर आए। मैंने उनसे हालाँकि 1-2 बजे तक बात भी की अच्छे से, रात को बैठ के हुँ, डाइनिंग एरिया में। हुँ। एंड फिर सुबह उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा कि आप मेरे साथ घूमने चलो, मेरे फादर भी चल रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी में आप भी चलो साथ में। तो मेरा ऐसा मन नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होना चाहिए, अगर आप मेरे से मिल रहे हो तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, 2-3 दिन रहूँ। तो लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके कभी-कभार आ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि शायद सबके अपनी पर्सनल लाइफ़ की वैल्यू करना सीखना चाहिए, ऑफ़ कोर्स। पर्सनल टाइम की वैल्यू करना सीखना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं बिल्कुल खुली किताब हूँ, मैं ऐसा नहीं होता है। तो हुँ। मैं सुबह उनके साथ नहीं गई, मैंने कहा कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब फ़ील कर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद वो हुँ। नाराज़ हो गए थे मेरे से, और अच्छा। उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। इवन उन्होंने मेरे फ़ादर को बोला होगा, मेरे फ़ादर ने मुझे उस टाइम पे नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पे एक लंबा-सा कमेंट लिखा था कि ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ और है, रियल लाइफ़ में कुछ और है। पहले ऐसे इंसान थे, उन्होंने जो लिख दिया था ऐसे करके। फिर उन्होंने मुझे कमेंट करा, फिर हालाँकि मैंने उसे डिलीट नहीं करा, मैंने उन्हें रिप्लाई करके बोला कि हर दिन हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, कभी-कभी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होती है, कभी हमें रोना भी आएगा, कभी खुशी भी होगी, तो हुँ। हर चीज़ होता है ना इंसान की ज़िंदगी में। और मैंने ऐसा तो है नहीं कि मैंने उन्हें बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया या फिर उनसे बात नहीं करी। हालाँकि बात भी करी, अच्छे से टाइम भी स्पेंड करा, 1-2 बजे तक मैंने अपना टाइम उन्हें दिया, बात करी, एक-दूसरे के थॉट्स शेयर करे। सुबह नहीं जा पाई तो शायद उनको मेरी पर्सनल लाइफ़ का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि अगर आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, उनके साथ वो जुड़ाव नहीं दिखा रहे हो, तो आप बिल्कुल फेक कर रहे हो। तो लोग ये माइंडसेट भी लेके चले जाते हैं कभी-कभी, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। इंसान है, बुरा तो लगता ही है फिर। जी। अब मुझे आपसे ये जानना है कि आपने लाइफ़ में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है अब तक? जी। तो जैसे हम हिमाचली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भोले-भाले होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, एज़ कम्पेयर टू होते हैं। सिटीज़ के लोग। हाँ, बिल्कुल। तो जब मैं बोर्डिंग से बाहर निकली, पहले स्कूल में क्या होता है, हॉस्टल में क्या होता है कि बच्चे एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए। आपका कंघी गुम हो गया, आपने किसी और से माँग ली, है ना? हुँ, आपके शूज़ मैले हैं, आपने किसी और से माँग ली। आपके पॉइंट। पास कुछ चीज़ें कम हो गई, आपने किसी और से माँग ली। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, किसी के पास काजू बादाम है, आपने माँग ली। तो ऐसे डिपेंड होते हैं सारे एक-दूसरे के ऊपर। ऐसा नहीं हुँ, कि तू मेरा ये यूज़ मत कर, ये मत कर, ऐसा नहीं करते। तो ऐसा लगता था कि सारे लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में पले-बड़े थे। तो हाँ, जैसे ही हाँ। बाहर गई, तो लोग देखा कि लोग हर कोई अच्छा नहीं होता है आपके लिए। ये या चीज़ बिल्कुल। मैंने जल्दी सीख लिया, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हमें लोग घुमाने की कोशिश करते हैं,
अपने मतलब के हिसाब से हमें चलाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज़ सीखा कि हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है और हर कोई बुरा भी नहीं है। तो ये चीज़ मैंने सीखी। अच्छा, आपको अब तक जो आपने अपनी लाइफ जी है, कहीं न कहीं आपको कोई रिग्रेट है अपनी लाइफ को लेके कि मैंने कभी ये नहीं किया या ये गलत किया या मैं ऐसा कर सकती थी, ऐसा कुछ? हुँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2023 मेरे लिए सही नहीं था। हाँ, उसके हाँ। बाद 2024 भी मैंने बीमार होने के बाद पूरा ऐसे ख़राब कर दिया। हुँ, तो मुझे लगा कि मेरे ओवरथिंकिंग की वज़ह से मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब की। हालाँकि सही हो सकती थी। हुँ, हुँ, हुँ। मैं एक ओवरथिंकर हूँ, तो एक ओवरथिंकर के लिए इन चीज़ों से उभरना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है एज़ जाता है, कम्पेयर टू यस। दूसरे लोगों से। हुँ, तो उन दौरान क्या हुआ कि मैंने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। मैं सोचने लग गई कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो उस चीज़ का थोड़ा है रिग्रेट, क्योंकि जो बीता हुआ टाइम होता है वो वापस नहीं आता है। जो उन 2 हुँ। सालों में मैं कर सकती थी, वो अब वो छूट गया, वो 2 साल चले गए। वो टाइम चला तो गया। वो टाइम चला गया, उस चीज़ का हल्का-सा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत रिग्रेट है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप सोशल मीडिया पे फ़ेमस हो गए हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो और अच्छा नाम भी कमा रहे हो, और कहीं न कहीं अच्छी अर्निंग भी करने लगे हो, राइट? जी। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, नए-नए लोग होंगे जो आप ही की तरह सोचेंगे, हाँ, मैं भी सोशल मीडिया पे आऊँगा, अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँगा और मैं भी इसी काम को अपना एक फुल टाइम करियर बना लूँगा। तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि अब तक आप जो कर आए हैं, उसमें आपने कुछ-कुछ सीखा भी होगा। हुँ। तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताएँ और उनको एडवाइस दें कि किस तरह से आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं? जी, जो कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मैं इस चीज़ हुँ, को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि लोगों के पास उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता है कि वो हुँ, एकदम से कैमरा ले ले या फिर अच्छे क्वालिटी का आईफोन ले ले, है ना? हुँ, हुँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और एज अ मिडिल क्लास फैमिली होता है ना कि आप 25-26 हज़ार किसी छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे खर्च रहे हो, 80-90 हज़ार के फ़ोन ले रहे हो, तो वो चीज़ें हमारे सोसाइटी में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप छोटे से शुरुआत करो, आपके पास जो भी फ़ोन है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, मैंने रेडमी नोट 9 का फ़ोन था मेरे पास, अच्छा, वहाँ से शुरुआत की है। तो ओके। बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज़ यही होता है, मेरी जो एज के बच्चे हैं, हुँ, कंटेंट करना था लेकिन हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। मुझे लगता है कि अगर चलो कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, एक पॉइंट पे करती है, हुँ, हुँ, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके कंटेंट में दम है, हुँ, आपके जो बोलने का तरीका है, अगर वो लोगों को आकर्षित करता है, लोग खींच रहे हैं, तो आप छोटी सी शुरुआत करो, आप ज़रूर आगे जाओगे और धीरे-धीरे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, पैसे आएँगे ऑब्वियसली, तो आप चीज़ें भी अपने लिए खरीद सकते हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये सोचो कि जो है वो बहुत है, क्योंकि किसी के पास इतना भी नहीं है। वहीं से शुरुआत करो, फिर हुँ, आप शायद आगे बढ़ सकते हो जल्दी। अदरवाइज़ यही एक्सक्यूज़ देते रहोगे, जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। उन्हें आप कैमरा भी ला के दे दो, फिर वहाँ पर भी हुँ, निक्स हुँ। निकालेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए था, मैं अगर वो होता तो ज़्यादा अच्छा कर पाती। तो छोटे से शुरुआत करो, मैं यही कहना चाहती हूँ। ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगी। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है ये। आपके पास जितना है, आप उसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा सवाल है, जो आपको लगता है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन अब तक मैंने आपसे नहीं पूछा है? मुझे लगता है कि आपको जैसे कि आपको पता है कि आजकल का लाइफ़स्टाइल कैसा है, लोग बहुत बिज़ी हैं, अपने सपने को नहीं जी पा रहे। हाँ। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे ऐसा कुछ पूछना चाहिए कि लोग अपने सपने को जीने की तरफ इंस्पायर हो गए, ऐसा कुछ मैं अच्छा, लोगों को आप मुझे बोलना बता रहे हो ऑन चाहूँगी। कैमरा मुझे बता रहे हो। अच्छा ठीक है। तो लंज़म जी, आप मुझे बताइए हुँ, कि आजकल जो हम लोग हैं, जी। हमारा लाइफ़स्टाइल जो है, बड़ा कुछ अलग-सा हो रखा है, ठीक है? हुँ, हमें पता नहीं हमें अपनी लाइफ़ को कैसे जीना चाहिए। हुँ। तो आप थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालिए। हाँ जी, क्योंकि जैसे मैं गाँव में रहती हूँ, आप भी गाँव में रहते हैं, आपने देखा होगा हुँ, कि लोगों की ज़िंदगी बहुत सीमित तरीके से होती है। वो अपने सपने को अगर जीना भी चाहेंगे तो अपने बच्चे के लिए या फिर अपने फैमिली में प्रेशर आकर, या फिर घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके दबाव में आकर शादी नहीं भी करना है तो कर लेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, मैंने खुद भी पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है। जैसे मेरी एज की एक आधी लड़कियाँ हैं जिनके पेरेंट्स ने उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, फिर चले गए शादी करके, फिर रिग्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एज है ना, हमारा जो 30s तक का जो एज होता है, ये बहुत ही क्रूशियल एज होता है। इस टाइम में जो आप चीज़ें करते हो, उससे आप सीखते हो। तो मुझे हुँ, लगता है कि इस समय आपको अपने सपने पर फ़ोकस करना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ़ में आगे क्या चाहिए।
बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता डायरेक्शन का। तो मुझे लगता है कि आप अपने सपने को जियो, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया ना, बाद में ऑब्वियसली शादी होगी, बच्चे होंगे, वो फैमिली वाला जो एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी में एक ना एक टाइम आता ही है। तो उस टाइम पे रिग्रेट होगा, और जब आप बेड पे पड़े होंगे, आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तो ये चीज़ें होते हैं ना कि उसमें साइकोलॉजी फैक्ट में भी बताते हैं कि मरने से पहले इंसान अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को याद करता है। उसमें आपको रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं जिया, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा करना था, किसी को इम्प्रेस करना था, सोसाइटी को इम्प्रेस करना था। मुझे लगता है कि सोसाइटी कभी किसी से आज तक इम्प्रेस नहीं हुई है और ना ही हो सकती है। वो कभी ना कभी आप में खोट निकालेंगे, और जब आप चले जाएंगे तब कहेंगे कि वो अच्छा इंसान था। तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। अपने सपने जीना चाहते हो तो ये मत सोचो कि सोसाइटी क्या कहेगी। जी लो, बस जी लो। मुझे ऐसा लगता है कि जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंसान हेल्दी रहेगा, मेंटली खुश रहेगा। पैसे भी आएंगे अगर आप खुश रहोगे, वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे आप ना, तो वैसी चीज़ें होंगी। अगर आप फंसे रहोगे, डिप्रेस रहोगे, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो जो चीज़ें अच्छी होने वाली भी है ना, वो भी नहीं वो ही होगी। नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि अपने सपने को खुल कर जियो। और जो मेरे एज के बच्चे हैं, 20s में जी रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी जियो, किसी के प्रेशर में आकर कहीं फंसे मत रहो, क्योंकि इस टाइम में सीखने की उम्र है ये बस। मतलब बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया। हालाँकि ये प्रश्न भी आप ही का था, जो आपके कहने पर मैंने आपसे पूछा, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हाँ जी। मुझे एक बहुत ही प्यारी बात पता चली है कि आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। तो जाते-जाते हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए एक कोई खूबसूरत सा गाना हो जाए ज़रा आपकी आवाज़ में। हाँ जी। हालाँकि 1-2 साल हो गए मैंने गाना नहीं गाया है, इस फ़ील्ड में नहीं हूँ अभी मैं फ़िलहाल। सोच रही हूँ इन फ्यूचर कभी अच्छा, करूँगी, जब फाइनेंशियली उतना स्टेबल हो जाएँगे और लगता है कि हाँ, कर पाऊँगी। तो मैं 2 लाइन सुनाऊँगी अभी, ठीक है? ओके, ओके, फाइन। आओगे जब तुम, ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम, ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। वाओ! बहुत अच्छा गाया आपने, मज़ा आया। जी। आपसे बात करके भी बहुत मज़ा आया। जी उम्मीद है इन फ्यूचर हम फिर से मिलेंगे और फिर से ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। जाते-जाते हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, अपने सपने को खुल कर जियो, बस यही बोलूँगी। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप इतनी दूर से आए, स्पीति से आए, हमारे शो के लिए आपने वक़्त निकाला। और आप लोग भी देखते रहिए डायलॉग विद रूपेन। थैंक यू सो मच।